ओम जी उपाध्याय मेरे साथ हैं इतिहासकार के तौर पर। ओम जी उपाध्याय जी, आपके मुताबिक इतिहास के पन्नों में क्या दर्ज है, क्या कहानी है बंटवारे की, विभाजन की? अखिलेश जी देखिए, मुझे आश्चर्य होता है कि किसी भी जो मॉड्यूल बना है उसके किसी हिस्टोरिकल फैक्ट पे अब तक किसी का कोई प्रश्न नहीं आया, कोई उसमें फैक्चुअल गलती हो ऐसा कोई प्रश्न नहीं आया। और देखिए ये सच्चाई है, केवल अगर मैं पीछे ना जाऊं 1930 से लेके 1947 के इतिहास को अगर ध्यान से देखिए आप, तो अल्लामा इकबाल ने 1930 में मुस्लिम लीग की अध्यक्षता करते हुए जो अपना भाषण दिया था, जिसमें पहली बार, उसके पहले भी एक आध बार छुटपुट मांगे हुई थी उसकी, सैयद कादिर बिलग्रामी वगैरह का, और 2-3 रेफरेंसेज आते हैं, लेकिन उन्होंने पहली बार बहुत स्पष्ट तरीके से कहा था कि भारत के अंदर ही एक मुसलमान भारत होना चाहिए। उसके बाद 33 में चौधरी रहमत अली जो यूजी का स्टूडेंट था कैम्ब्रिज का, उसका पर्चा आता है। फिर 40 में और सारे बड़े नाटकीय घटनाक्रम होते हैं, लेकिन असली कहानी 40 से शुरू होती है, जब 40 में मुस्लिम लीग प्रस्ताव लेके आता है, लाहौर प्रस्ताव, जिसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि हमने एक पिस्टल बना ली है जिसका समय पड़ने पर हम उपयोग करेंगे। और उसके बाद के सारे डेवलपमेंट्स आप देख लीजिए। तो अगर विभाजन के गुनहगारों की सही पड़ताल करनी है तो इसी क्रम में करना पड़ेगा ना। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद जिस तरीके से माउंटबेटन 22 मार्च 1947 को आता है, 29 मार्च से लेके 6 मई के बीच उसकी 133 मुलाकातें हैं। हडसन ने उन सारे को, द ग्रेट डिवाइड एक पुस्तक लिखी है जिसमें उन सारी मीटिंग्स का बहुत सिलसिलेवार ब्यौरा लिखा है। आप उससे गुजरिए, आपको विभाजन में किसकी गलती है बहुत स्पष्ट पता चल जाएगी। एक बात। दूसरी बात, कांग्रेस इससे कैसे, देखिए कांग्रेस उस समय इस स्थिति में थी कि वो निर्णय ले सकती थी या निर्णय को प्रभावित कर सकती थी। आप बताइए कि 3 जून को जब वो पार्टीशन प्लान अपना घोषित करता है, 4 जून को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, 4 जून 1947 को, उसके बाद 14 जून की जो एआईसीसी की मीटिंग है, 14 से 16 जून हुई, 14 जून की उस मीटिंग में 400 सदस्यों में से एआईसीसी की केवल 200 लोग आए, 200 में से 158 ने वोटिंग की, 158 में से 129 ने विभाजन के पक्ष में वोटिंग की। तो बहुत स्पष्ट है। आप पुरुषोत्तम दास टंडन और प्रोफेसर गंगा साहब मीणा मेरे साथ इतिहासकार के तौर पर अब्दुल गफ्फार खान, ओम जी जो कह रहे हैं उन फैक्ट्स को कैसे इग्नोर किया जा सकता है? ठीक है गंगा साहब जी। देखिए, जो मॉड्यूल लाया गया है एनसीईआरटी के द्वारा, उसकी मंशा को सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा। क्या ऐसी कोई परंपरा रही है कि अचानक से कोई विद्यार्थियों के सामने मॉड्यूल प्रस्तुत कर दिया जाए? तो मुझे लग रहा है कि एक राजनीतिक उद्देश्य से ये मॉड्यूल लाया गया है और जिसमें किसी पक्ष को दोषी ठहराने के लिए लाया गया है। या तो संपूर्णता में प्रस्तुत करिए और पाठ्यक्रम में उसको शामिल करिए। मैं आपको एक अनुभव बताऊं, जब मैं देश से बाहर कुछ समय रहने का मौका मिला तो पाकिस्तान की किताबें भी मैंने पढ़ी कि पाकिस्तान कैसा इतिहास पढ़ाता है। एक जिज्ञासा होती है कि हमारा एक साझा इतिहास है, तो हम उसको कैसे देखते हैं, हमें कैसे पढ़ाया जाता है, पाकिस्तान के विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाया जाता है। तो वहाँ का इतिहास में से ऐसी सारी बातें जो साझा इतिहास को बताती हैं वो सब डिलीट कर दी गई और वहाँ पर सिर्फ एक पक्षीय इतिहास पढ़ाया जाता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देखो हमारा इतिहास कितना व्यापक है कि पूरी संपूर्णता में प्रस्तुत करता है। अब हम क्या कर रहे हैं, उसमें से उस संपूर्णता को, साझेपन को काटते जा रहे हैं। हमने एक भारत चुना, एक भारत जो समावेशी भारत, सबको साथ में लेकर चलने वाला भारत। अब हम उसको एक पक्षीय क्यों बनाना चाहते हैं? अगर हम पार्टीशन के बारे में जानना चाहते हैं तो विद्यार्थियों को शुरू से बताना होगा कि 19वीं सदी में वो स्थितियां बनी जहां से पहली बार एक सांप्रदायिकता की उत्पत्ति हुई, कौन लोग उसको बढ़ा रहे थे, वहां से विधिवत रूप से बताएं। और साथ में इसमें अंग्रेजों की भूमिका, जो मैंने मॉड्यूल पढ़ा है, जो एनसीईआरटी ने जारी किया है, उसमें अंग्रेजों की भूमिका के बारे में बहुत कम लिखा गया है, जबकि वो विभाजनकारी नीति सबसे ज्यादा अंग्रेजों की थी। आपकी बात का जो लब्बो लुबाब है, आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक उद्देश्य के तहत ये मॉड्यूल लाया गया है। बिल्कुल। आज मैं इसका जवाब ले लेता हूं। नहीं, उसमें जल्दी से मैं एक लाइन में अपनी बात खत्म करूंगा। उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी है लेकिन मॉड्यूल में, कि अब हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं, हम विभाजन से क्या सीख ले सकते हैं, क्या सबक ले सकते हैं। तो हम सांप्रदायिकता का विरोध करें, किसी भी तरह की सांप्रदायिकता के लिए कोई स्पेस हमारी सोसाइटी में ना हो। लेकिन हो क्या रहा है वास्तव में? देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं कपड़ों से पहचान लेता हूं। अभी किस तरह का भारत हम बनाना चाहते हैं? हम विषय पे भारत को, फिर हम भटक जाएंगे, इधर-उधर डाइवर्ट हो जाएंगे। एक मिनट, प्रोफेसर सतीश प्रकाश भी मेरे साथ हैं। सतीश प्रकाश जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं जो यहां गंगा जी कह रहे हैं कि इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य लगता है, इस मॉड्यूल के पीछे? नहीं, देखिए बड़ा दुर्भाग्य है कि पूरी दुनिया में किसी भी देश के अगर टुकड़े हुए तो उस देश से बहुत सारी आवाजें निकली। भारत के जब टुकड़े हुए, भारत को जब बांटा जा रहा था, तो चाहे कोई भी संगठन था,
चाहे वो कांग्रेस थी या उस समय की हिंदू महासभा थी या और बहुत सारे संगठन थे, शायद किसी भी संगठन ने किसी भी लेवल पे देशव्यापी कोई ऐसा जन आंदोलन पूरे इतिहास में नहीं दिखाया जाता कि जहां पे वो सरेआम विरोध कर रहे हो। एक छोटी सी बात थी, सिर्फ जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाना था, चूंकि जिन्ना एक मुसलमान थे, एक मुसलमान प्रधानमंत्री ना बनाया जाए इस देश में, इसी को लेकर के कहीं ना कहीं हमने इस देश के बंटवारे को स्वीकार किया। आज की जो बीजेपी है, कल की वो जनसंघ थी, जनसंघ से पहले कहीं ना कहीं एक हिंदू महासभा भी थी। सावरकर जी ने खुद पुणे के अधिवेशन में, क्योंकि 1940 में लाहौर के अधिवेशन में बाकायदा ये मुस्लिम लीग ये बात करती है, लेकिन 30 में कहीं ना कहीं सावरकर ये बात मान चुके थे कि भारत के लोगों को, भारत के हिंदुओं को कहीं ना कहीं अलग राज चाहिए। ये सवाल रहेंगे। दूसरी बात, गांधी जी के ऊपर भी एक सवाल रहेगा कि 1932 में गांधी जी ने बाकायदा आमरण अनशन किया, जो दलितों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट थे, कहीं ना कहीं गांधी जी भी चुप है। ये सवाल गांधी जी से भी पूछा जाएगा कि जब इस देश के टुकड़े हो रहे थे तो गांधी जी ने कोई ऐसा जन आंदोलन नहीं किया, और ना ही ये जन आंदोलन कहीं ना कहीं जो आज अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, आरएसएस कहती है, हिंदू महासभा कहती है, इन लोगों का कहीं भी कोई विरोध नहीं था। कहीं ना कहीं एक सत्ता की बंटवारा था। देश की एक बड़ी आबादी जो दलितों के रूप में कहीं ना कहीं देश में आबादी महसूस कर रही थी, उसको आज भी आजादी नहीं है। भारत आजाद, आज भी आजादी नहीं है, मतलब आजादी थी, नहीं, आज भी आजादी नहीं का क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी नहीं, आप मेरी बात को सुनिए। हाँ। आप देखिए, सुनिए, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, वो हिंदू होगा या मुसलमान होगा, इस बात के ऊपर अगर कोई राष्ट्र बढ़ जाए, ये सवाल है ना, ये सवाल इसलिए भी है ना। नहीं, सवाल पूछिए ना, लेकिन आपने आखिर में जो बात कह दी दलितों को लेकर कि आज भी आजादी नहीं है, इसका मतलब थोड़ा समझा तो दीजिए। देखिए बिल्कुल 100, देखिए खुद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है, और अपनी किताब में भी उन्होंने सवाल पूछा है, गांधी जी से भी ये सवाल पूछा है कि आखिर वो क्या हालात थे, आखिर वो क्या मुद्दे थे कि जहां इस देश को बांटा जा रहा था। चलिए, आप मेरे सवाल का जवाब कर नहीं दे रहे। शहजाद, हाँ, कुछ कहना चाह रहे थे इस पे। अतीकुर रहमान मेरे साथ है, मैं आता हूं सर आपके पास इसके बाद। शहजाद, सतीश जी की बातों को तो मैं इंडोर्स करता हूं, लास्ट वाली। आप बोलेंगे कैसे? अरे भाई, खड़गे जी की स्थिति देखो, कहां आजादी है, नाम के लिए पद पे है, पर वो खुद बताते मैं हाईकमांड नहीं हूं। बताया कि नहीं बताया? कमरे के बाहर ठक 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 कर रहे थे, प्रियंका वाड्रा जी नामांकन कर रही थी। सर सतीश जी, आपकी बुरी स्थिति ये है कि आप जब बोलते हो तो हम साइलेंटली बैठे रहते हैं और आप प्रोफेसर होने का कभी परिचय नहीं देते। मतलब कि ये तरीका है क्या? सुनिए भाई सतीश जी, सर सुन लीजिए, एक एक करके हम लोग बोले तो बेहतर है, क्योंकि बहुत संवेदनशील विषय है, सारी बात आनी चाहिए। प्लस इनकी आवाज इतनी मतलब लाउड है कि भाई किसी की आवाज नहीं जाए इसमें। अरे भाई, 500 बार रिक्वेस्ट करेंगे तब आप बोलने दीजिएगा क्या? हमारी बारी है। इस देश में, अरे भाई, हमारी बारी है जी वालों। क्या जा रहा है? ठीक है, शहजाद बोलिए। अरे कैसे बोले इनकी? अब भाई, हम भी तो अल्पसंख्यक समाज से मैं भी हूँ। अरे आपकी आवाज भी बुलंद है शहजाद। नहीं, मेरी आवाज बुलंद है, पर ये बीच में बोलते रहेंगे तो कैसे आवाज पहुंचेगी? डिस्टर्बेंस में जाता है भाई। अखिलेश जी, हम भी थोड़े दिन बिता चुके हैं एंकर के रूप में। ठीक है, आप बोलिए। धन्यवाद। अरे भाई, पेशेंस रखो यार। सतीश जी प्लीज, इस तरीके से बातचीत नहीं हो पाएगी सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, एक एक करके अपनी बात रखिए, दर्शक किसी को सुन नहीं पाएगा वरना ऐसे में। ठीक है, सिर्फ शहजाद बोलेंगे। शहजाद की आवाज जान दीजिए। सामाजिक आजादी की लड़ाई। ठीक है, आता हूं आपके शहजाद। हिंदू होगा ना मुसलमान होगा, उसमें मानवता होगी। सर थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आपने बहुत लंबा अपनी बात रखी, बहुत ही विस्तार में अपनी बात आपने रख दी है, अब सुन लेते हैं शहजाद जल्दी से। मैंने तो उदाहरण दिया कि एक और, चलो और सीरियस उदाहरण देता हूं। 370 नाम की जो कलंक लागू थी, उसकी वजह से वाल्मीकि समाज को अधिकार नहीं था वोटिंग का, ना आरक्षण का जम्मू कश्मीर में। ये तो आरएसएस के प्रचारक नरेंद्र मोदी ने कब्र में गाड़ दिया 370 को, तो वाल्मीकि समाज को अधिकार मिला, तो तिरंगा लहराया, तो बाबा साहेब आंबेडकर का संविधान वहां पर लागू हुआ। बीच में बोलना बंद करो सतीश जी, अब बहुत पानी सर से ऊपर जा रहा है। ये तरीका नहीं हो सकता अखिलेश जी। हम भी मेहनत करते ताकि जनता को फैक्ट्स पता चले, इनके बड़बड़ के लिए नहीं आए यहाँ पे। प्लीज रखिए अपनी बात रखिए, इनको बारी बारी से की बात जाने दीजिए प्लीज। कश्मीर में ठीक है, ऐसे सतीश प्लीज बात तो समझिए, आप ऐसे मत बोलिए ना पैरेलल में। हम अपना भी टाइम वेस्ट हो रहा है, दर्शकों का भी हो रहा है। अतीक जी बोल नहीं पाए, बाकी लोग देख रहे हैं, ऐसे थोड़ी होती है डिबेट यार। मैं नहीं करूंगा जब तक ये सतीश प्रकाश जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं
सतीश प्रकाश जी, मैं रिक्वेस्ट हम अपना टाइम वेस्ट करने 2-2 घंटा रिसर्च करते आते हैं क्या पॉइंट्स? बोलिए शहजाद। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा जब तक इनको चुप नहीं कराएंगे या आप बारी बारी से सीआर सबका साहब नहीं नोट करना लेंगे। चाहूंगा, एक एक बात ही जाए दर्शकों तक तो बेहतर है। ये तरीका नहीं है डिबेट का भाई, हम सभ्य तरीके से डिबेट करें यार। रहेगा अपनी बात रखिए घोटाला शहजाद। हुआ ना हाँ। देश की आजादी के समय में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव 5-6 मिनट गवा दिया इन लोगों ने। एनीवे, मैं बता रहा हूं कि 370 जाम का जब तक दीमक लागू था तब तक था क्या आरक्षण का अधिकार दलितों को, वाल्मीकि समाज को? चलिए छोड़ देते। अब साहब की बात पे आते। साहब ने बोला मंशा गलत है, फैक्ट्स पे इन्होंने नहीं बोला मंशा और प्रस्तुतिकरण गलत है, संपूर्णता में होना चाहिए। तो मैं 2 सवाल संपूर्णता पे पूछना चाहता हूं। नेहरू जी को हम बताते दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेट था। नेहरू जी ने मजरू सुल्तानपुरी को जेल में डाला है, फर्स्ट अमेंडमेंट लाकर बोलने की आजादी पर रोक लगाई है, आया कभी किसी इतिहासकार के किताब में आए? दूसरी बात, संपूर्णता की बात करते हैं। अब हम लोग बोलेंगे बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर के बाद शाहजहां, जहांगीर। मैं इनसे तो नहीं, पर वो जो सापड़ा साहब बैठे ना, ये तो बोलते सब कुछ पढ़ा है ना। अहोम डायनेस्टी के 5 राजाओं के नाम बता दो। अहोम डायनेस्टी मुगल डायनेस्टी जितनी है उससे ज्यादा उन्होंने रूल किया। मुगलों को तो 17 बार 20 बार मारा। इनसे पूछे अहोम डायनेस्टी के 5 राजा के नाम बता दे। ये बैठे ना सापड़ा साहब, जवाब पूछ देना लीजिए। चाहेंगे क्या ये सापड़ा मुगलों साहब? का पूरा बता देंगे, मुगल ये हुआ, फिर औरंगजेब वैसे गया, औरंगजेब टोपी सिलता था, ले लेते हैं ना सब बात। बोलेंगे। अब आपने सवाल पूछा, जवाब मुझे ले लेते आवाज नहीं आ हैं। रही। साबरा साहब जवाब देना चाहेंगे? हाँ। देखिए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रवक्ता इधर उधर की बात करके कंफ्यूजन पैदा करने का काम, ये बड़े राष्ट्रभक्त बनते हैं ना। तो ये बता दें कि के सुदर्शन जी ने, जो आरएसएस के सरसंचालक थे, उन्होंने 2001 में संविधान का विरोध क्यों किया? क्यों उन्होंने ऐसे लिखा था कि संविधान जो है वो राष्ट्र की भावना को प्रतिबिंबित नहीं करता है और इसकी पूरी तरह से समीक्षा होनी चाहिए। आप बड़े ये बनते हैं ना, राष्ट्रभक्त बनते हैं ना। इसी तरह से हेडगेवार जी का जवाब दे दीजिए कि हेडगेवार जी ने जब 1929 में महात्मा गांधी जी ने पूर्ण स्वराज आप की दोनों बात अपनी की, अपनी सहूलियत के हिसाब से पूर्ण- सवाल ले रहे हैं, पूर्ण उसका स्वराज जवाब की दे रहे हैं। बात शहजाद की, हंस क्यों रही है बताइए? पूर्ण- मुझे अतीकुर पूर्ण रहमान के पास जाना स्वराज की जल्दी कि से। देखिए, हाँ। कभी कभी सवालों का जवाब देने में ही लाभ होता है। उन्होंने अभी पूर्ण स्वराज का जिक्र किया। एक सेकंड सर, 10 सेकंड सर, 10 सेकंड आप ही की बात से बोल रहा हूं, आप ही की बात का जवाब पॉइंट टू पॉइंट दे रहा हूं। प्लीज, उन्होंने अभी पूर्ण स्वराज का जिक्र किया। संगीत रागी बैठे हैं। पूर्ण स्वराज का जब कॉल आया कांग्रेस से, तो हमारे आरएसएस के लोगों ने कहा कि हर शाखा में झंडा लहराकर और हर जगह पर वो पूर्ण स्वराज को जो है आगे करने का काम कीजिए। पूछिए, रागी जी से पूछिए, डायरेक्टिव था। मैं डायरेक्टिव